हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय श्वेता क्लासेस। तो ये आपकी एसएसटी की सेकंड क्लास है और अब क्या है कि एसएसटी में जो भी मतलब कि है क्वेश्चन वो फैक्चुअल क्वेश्चन आते ही नहीं है। हाँ, अब आपका डिटेल क्वेश्चन पूछता है, आपके पास टाइम पर्याप्त है और आप चाहें तो इन चैप्टर को डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और वैसे मैं जो चीज़ें अंडरलाइन करूँगी आप उसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है? तो हाँ, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इससे एक 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? तो अब हाँ, समय काफ़ी है और आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये अध्याय 2 है, चैप्टर आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है? तो आइए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या क्या है, ठीक है? जो लोग पहले के जो लोग थे वो भोजन उत्पादन के लिए आखेट मतलब कि शिकार करके जहाँ से भोजन का इंतजाम करते थे, भोजन हाँ, प्राप्त करने की जो विधि होती थी, उसे कहते हैं आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है? वहाँ तक का इनका सफर कैसा था, ठीक है? तो आइए इसको हम पहले शॉर्ट में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, ठीक है? ये एक बॉयज़ है, इसका नाम है तुषार। तो ये मतलब ये दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तो ये विंडो सीट पर बैठता है और ये देखता है कि हम आगे-आगे चल रहे हैं और मतलब पेड़-पौधे, खेत खलिहान जो हैं वो पीछे-पीछे छूट रहे हैं, ठीक है? तो ये सोचते हुए चलता है, ठीक है? तो इसके बगल में क्या होता है कि इसके चाचा बैठे रहते हैं, तो वो इससे इससे कहते हैं कि इसका जो मतलब यात्रा है ये मात्र 150 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और बस जो है इसके कुछ मतलब टाइम बाद तो ये सोचता है कि इतने इतने टाइम बाद जब ट्रेन का यात्रा मतलब स्टार्ट हुआ है और बस का यात्रा स्टार्ट हुआ है तो पहले के लोग जो थे वो कैसे मतलब सफर किया करते थे, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते थे, या तो वो एक जगह से कहीं जाते ही नहीं होंगे, ठीक है? तो यही इस चैप्टर में है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि मैं सीरीज एसएसटी का स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं हर एक अल्टरनेट डे पे आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो आप अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको आने वाली हर एक वीडियो टाइमली मिलेगी। और इसका टाइम है आपका 4 o'clock, ठीक है? मैं शाम को 4 o'clock पे हाँ आपका मतलब वीडियो लाऊंगी, ठीक है? तो आइए हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अब आपका यहाँ पर है कि आरंभिक मानव, ठीक है? आरंभिक का मतलब कि जो लोग सबसे पहले मतलब कि आए हैं, जो सबसे आरंभिक जो स्टार्टिंग में जो भी मानव प्रजाति थी, ठीक है? वो कैसे काम किया करती थी, ठीक है? वो उपमहाद्वीपों में 20 लाख साल पहले रहा करती थी, ठीक है? वहाँ पे आने जाने का कोई साधन नहीं था, खाने पीने का कोई साधन नहीं था, तो वो अपने भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? तो वो जंगलों में अपना शिकार करते थे, घूमते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने वगैरह पेड़ पौधे पेड़ पत्तियों से अंडे इकट्ठा करते थे। तो ये सबसे वो यही विधि से वो अपना खाद्य मतलब खाने का जो विधि है वो आरंभ किए थे। तो इसका ये अर्थ है, ठीक है, कि जो आरंभिक लोग थे, ठीक है, पहले के जो लोग थे वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते थे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये लिखना है कि वे जंगलों में एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। हाँ, ऐसा उनका करने का कई कारण था, ठीक है? तो ये हम देखते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या था। तो वो अपना खाना फल फूल पौधे पत्तियों और अंडे इकट्ठा करके मछलियों चिड़ियाओं को पकड़ते थे, शिकार करते थे, तो वो अपना भोजन इकट्ठा करते थे, ठीक है? अब आइए वो घूमते क्यों थे, इसके पीछे हम लोग अगर देखिए हम तो वैसे आपको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है? और आपके पास समय काफी है और आप अगर इसको एक कहानी के भी रूप में अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका डिटेल तैयार होगा और आपको एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका वो मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है? तो आप हाँ इस चीज को डिटेल पढ़िएगा। देखिए पहला कारण क्या है कि तो इसका मतलब ये है कि अगर वो एक जगह रह रहे हैं, ये पहला कारण है, ठीक है? पहला कारण को समझिए कि अगर वो एक जगह रह रहे हैं, ठीक है, सब सपोज करिए तो वो एक जगह का फल फूल पौधे जानवर को खाते खाते वो वहां के चीजों को समाप्त कर दिया करते थे, तो फिर उन्हें कुछ दिन बाद खाने के लिए जाता था तो वहां से उन्हें कुछ नहीं मिलता था, तो उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। अब इसका सेकंड कारण क्या है? अब जो लोग मतलब कि शिकार करते थे, ठीक है, तो वो एक ही जगह पर जानवर नहीं मिलते थे, कहीं यहाँ कहीं वहां, तो वो इस वजह से भी
जाया करते थे, इसलिए कि उन्हें शिकार करना पड़ता था और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब इसका तीसरा कारण क्या है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनके तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते रहते थे। ठीक है, चौथा कारण क्या है? ठीक है, तो पानी के तलाश में, हाँ, कहीं पानी मिलता है, कहीं पानी नहीं मिलता है, और पानी के बिना जीवन संभव नहीं होता है किसी का भी, किसी भी प्राणी का। इनफैक्ट पेड़ पौधों का भी नहीं। ठीक है, तो इस वजह से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था कि पानी नहीं पिएंगे तो वो जीवित कैसे रह पाएंगे। तो यही है 4 वजह। अब यहाँ पे आइए, देखिए इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस से, हाँ देखिए यहाँ पे मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुद्दे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बताए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के बाद झोपड़ियां और औजारों के लिए किया जाता था। तो इसका मतलब ये है कि मतलब लोगों को काम करने के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। चीजें कैसे मिलती थी? उस टाइम कोई मार्केट नहीं था, ठीक है, कोई बिजनेस नहीं था, तो चीजों को का इस्तेमाल वो किस प्रकार से करते थे? तो वो चीजों को बनाते थे पत्थरों से, लकड़ियों से, हड्डियों के औजार बनाते थे कि ताकि वो अपना काम मतलब मांस को काटने में, पेड़ों की छाल पहनने में, जानवरों की खाल उतारने के लिए, तो इन सब का वो यूज करते थे, इसलिए वो औजार बनाते थे। अब यहाँ पर है कि वो किस किस स्थानों पे रहा करते थे। ठीक है, तो पूरा स्थल को हम लोग समझते हैं और इस मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए लाल त्रिकोण वाले स्थान पे वे पूरा स्थल है जहां पर आखेट खाद्य संग्रहकों के होने का प्रमाण मिलता था। ठीक है, तो इस मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने वाली हूँ कि जहां जहां आपका रेड कलर का ट्रायंगल बना हुआ है, वहां वहां जो मतलब शिकार करने वाले जो खाद्य संग्रहकों थे वहां पे वो रहा करते थे, उनका वहां से प्रमाण मिला हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका है भीम बेटका, ठीक है, हुसगी, और यहाँ पे आपका है कुरनूल गुफाएं। कुरनूल गुफाएं, तो यहाँ पे आपका पूरा स्थल है और यहाँ पे इन लोग के होने का प्रमाण मिला था। ठीक है, और मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे पूरा स्थल नदियों झीलों के किनारे में पाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे ये आप इसको देख के समझ सकते हैं। अब आइए हम लोग ये चीज पढ़ लेते हैं। भीम बेटका जो है वो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। भीम बेटका, हाँ, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं में राहत मिलती थी। ये गुफा नर्मदा घाटी के पास है। तो ये चीज हो गया है भीम बेटका के बारे में। तो भीम बेटका कहाँ पर स्थित है? आपका आधुनिक मध्य प्रदेश में। तो ये चीजें आपका पूछ लेता है। ठीक है, तो अब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब आपका डिटेल क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप डिटेल पढ़े हैं तो ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसे जगह ढूंढते रहते थे, ठीक है, जहां अच्छे पत्थर मिल सके। तो ऐसे जो पत्थर की तलाश करते थे, इसलिए कि उससे लोग औजार बनाते थे, तो उनकी तलाश करते थे कि कहाँ पे अच्छे पत्थर मिल सके। तो ये है भीम बेटका पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पे है देखिए एक शैल चित्र बना हुआ है। इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। जहां लोग रहते थे उनमें से ये चित्र मिले हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? ठीक है, इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हुए चित्र हैं। इनमें जंगली जानवर की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग पूरा स्थल देख लेते हैं कि पूरा स्थल क्या है। पूरा स्थल उस नाम को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। पूरा स्थल मीन्स क्या होता है? ठीक है, पूरा स्थल मीन्स ये होता है कि जहाँ पे खुदाई में या जहाँ पे ये मतलब औजार वगैरह, बर्तन, इमारतें, खुदाई में वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसको कहते हैं पूरा स्थल। ठीक है, ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था।
जो पहले के लोग थे वो अपने काम के लिए क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किए थे, वो जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर, कभी कभी समुद्र नदी के तल में भी पाए पाए गए हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब आइए, यहाँ पर है आग की खोज। ठीक है, तो आप लोग सब लोग पढ़ लिए कि मतलब लोग कहाँ से क्या चीज प्राप्त किए। अब इसके बाद लास्ट में आता है कि आग की खोज कैसे हुई। तो आपका जो कुरनूल गुफा है, वहां पे इस राख के अवशेष मिले थे। जब खुदाई हुआ था तो ये चीज पता चलता है कि आरंभिक लोग आग जलाना भी सीखे हुए थे। आग का इस्तेमाल भी लोग कई कामों में किया करते थे। मांस को भूनने में, खतरनाक जानवरों को मतलब भगाने में, तो वो आग का भी इस्तेमाल किए थे। तो इससे ये पता चलता है कि आग की भी खोज उन्होंने ही की थी। और फ्रेंड्स, अब इसमें से आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं जो जो चीज आपको बता रही हूँ आप सिर्फ उतना ही याद रखिएगा। और अभी के काल में वो किस नाम से जानते थे, तो उसका था पूरा पाषाद। ठीक है, पाषाद काल, पूरा पाषाद काल उसे कहते थे। यह दो शब्दों से मिलकर मिलकर बना है। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाद का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, तो ये आपका है। और इसका समय, ये कितने समय से कब तक आरंभ हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए, पूरा पाषाण काल आपका 20 लाख साल पहले से, हाँ, और 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। और इस काल में 3 भाग में विभाजित किया गया था, आरंभिक मध्य और उत्तर पाषाण काल युग। ठीक है, तो ये आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए यहाँ से, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं, अब इसको यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक माना जाता है। ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगले युग की शुरुआत कब हुई थी? 10,000 साल पहले से होती है। इसे कहते हैं नव पाषाण काल युग कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है उस काल को हम किस नाम से जानते होंगे। ठीक है, तो ये आपका इस फैक्ट में आपका इतना ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपका पूरा पाषाण काल किसे बोलते हैं, आपका जब पर्यावरणीय बदलाव हुआ था तो उसे क्या कहते हैं, उसका कब समय था, हाँ, और आपका ये नव पाषाण काल क्या होता है। अब आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बदलती जलवायु। ठीक है, जब मौसम चेंज हुआ तो हमें क्या क्या बदलाव मिले। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया के जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। कब? 12,000 साल पहले। इसका परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र में घास वाले मैदान उगे और उसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। अब जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और खाने पीने की जो आदतें थी उनमें ये अपना बदलाव करने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि लोग ने इन जानवरों को पकड़कर अपने अपने जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ये हुआ बदलती जलवायु में आपका। अब खेती कैसे हुआ? खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीख रहे थे कि अनाज कहाँ से उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने उन उन अनाज को खुद पैदा करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑल ओवर में इसका अर्थ है कि जो उप महाद्वीप के जो लोग थे प्राचीन काल के, वे क्या वो क्या वो क्या वो कृषक थे? ठीक है, तो हाँ, बिल्कुल वो कृषक थे। वो गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज को प्राकृतिक रूप से उगाते थे। ठीक है, और बच्चों ने, महिलाओं ने मतलब अनाज बटोरना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए वे खेती करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीजें इम्पोर्टेंट है कि वो जो जंगली जानवर थे उन्हें पालतू बनाना स्टार्ट कर दिए थे और अपने कामों में उनका उपयोग करना चालू कर दिए थे। मतलब उनसे उनसे खेती करवाना स्टार्ट कर दिए थे। फिर उनसे जो पशुपालन वाला काम स्टार्ट कर दिए थे, तो वो उनको पालतू बनाना स्टार्ट किया और अपने कामों में उन्हें हिस्सा, हाँ,
बनाकर अपने कामों में उनका इस्तेमाल किया और ऐसे वे पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और ये अब यहाँ पर है ये कि बसने की प्रक्रिया। ठीक है, तो मैं आपको इसको बस से थोड़ा-सा समझाने वाली हूँ। इसमें से पूछता नहीं है, आपके पास ये पूरा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में ये समझाने वाली हूँ कि ये जो पुराने टाइम में जो जानवरों के जो दाँत और सींग मिलते थे, ये आपके जंगली जानवर के कंपैरिज़न में पालतू जानवरों के सींग और दाँत छोटे होते थे क्योंकि वो घिसते थे, ठीक है? यहाँ भी लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों के तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। ठीक है, तो ये नवीन जीवन शैली। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना पूछता है कि आपके अनाज के उपयोग क्या-क्या है। हाँ, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है, देखिए बीज बोने से लेकर फसलों को के पकने तक, फलों की, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि आपका जो अनाज है वो कैसे-कैसे उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ में उनके दूध में भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलते हैं और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है कि आपका मेन आपका क्वेश्चन आता है, पशुपालन भोजन के भंडारण का क्या तरीका है। ठीक है, तो अगर लोग जानवरों को पालते हैं, पोसते हैं, तो उनसे उन्हें दूध की प्राप्ति होगी ही होगी। हाँ, जो कि एक भोजन का बहुत अच्छा स्रोत है और इससे उन्हें मांस भी प्राप्त होगा। अब आइए देखते हैं कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो अब जो पहले के जो कृषक लोग थे, पशुपालन लोग थे, उनके बारे में हम लोग पता करते हैं। अब आपका इसमें है जो आपका, ये देखिए, ब्लू वर्ग, जो आपका नीले वर्ग जो है आपका मैप में, वो मतलब ये दर्शाता है कि वहाँ पे कृषकों और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आप मैप में देखिएगा कि आपको जो जहाँ-जहाँ आपको ब्लू पॉइंट होंगे, ठीक है, नीले रंग के, तो वहाँ पे कृषक और पशुपालक के होने का साक्ष्य मिलता है। वहाँ पे खेती होती थी, वहाँ पे पशुपालन भी होता था। अब आइए हम लोग चलते हैं स्थायी जीवन की ओर। अब यहाँ से आपका ये पॉइंट स्टार्ट होता है स्थायी जीवन की ओर। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा, इस टॉपिक से, इस पॉइंट से क्वेश्चन बहुत आता है। सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछता है कि आपका बुर्ज होम किसे कहते हैं? तो वर्तमान कश्मीर को आपका बुर्ज होम कहते हैं। ठीक है, बुर्ज होम। अब यहाँ के लोग क्या क्या करते थे? यहाँ के जो लोग हैं वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन्हें 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 गर्तवास कहा जाता था। ठीक है, इनमें इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और उन्हें ठंड के मौसम में उन्हें सुरक्षा मिलती थी। ठीक है, पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों में आग जलाने के लिए जगह मिली है और ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर ही खाना पकाते होंगे। तो ये हो गया आपका रहने का स्थान। अब एक गर्तवास का चित्र। ठीक है, ये आपका पत्थर है। नवपाषाण युग में जो भी उपकरण मिले हैं, यही मिले हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना जाता है। ठीक है, इन्हें इन्हें नवपाषाण युग इसलिए कहते हैं कि जो पहले जो पुरापाषाण युग में जो भी उपकरण बने थे पत्थरों से, ये उनसे भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना जाता है। ठीक है, और इनका जो पैना करने का जो तरीका है, उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, आज 1000 साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार हो रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया नवपाषाण युग का पूरा आपका
औजार, ठीक है। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों में कई कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जो कि नवपाषाण युग में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इन इन बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था, ठीक है। सामान को स्टोर करने के लिए सामान का स्टोर करने के लिए इसका उपयोग करते थे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करते थे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज जब जब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए तो इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने का काम स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे लोग वहां पे रहते थे। हाँ, अब ये आपका आता है सूक्ष्म निरीक्षण। इसमें क्या हुआ था, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो ये आई हम लोग देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते थे जो तुम इस घर में रहते हो। इस ये जो फिगर में आपका बना हुआ है। हाँ, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरियों को पालना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले लोग कहाँ स्टार्ट किए थे, मेहरगढ़ में। हाँ, मेहरगढ़ में। ये आपका वहां का जीवन मृत्यु है। और वहां विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिलती थी। हाँ, और वहां के जो लोग थे वहां जंगली जानवरों, भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी मिलती थी और उन्हें पालतू बनाना स्टार्ट किए थे। मेह मेहरगढ़ के अलावा चौकोर और आयताकार घर के अवशेष भी मिले हैं। जब जब खुदाई हुआ तो वहां पे ऐसे चौकोर आकार के घर भी मिले हैं। प्रत्येक प्रत्येक घर में 4 या सबसे उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो ये सारा खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो उससे यह लोग पता कर लेते हैं कि इसमें क्या होता था, लोग कैसे घरों में मतलब रहते थे, किस काम का उपयोग करते थे, कैसे औजार पहले थे, कैसे बर्तनों का उपयोग करते थे। तो ये आपका हो गया। मृत्यु के बाद समानतया मृतकों के संबंधी उनके 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 प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के लिए कुछ सामान भी रखे जाते थे। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, मेह मेहरगढ़ में कई ऐसे कब्र मिली हैं जो कि एक कब्र में एक मृतकों के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतकों के खाना के लिए रखा गया था। मृतकों के खाने के लिए रखा गया था, ठीक है। ये आपका चित्र में एक कंकाल है, और उसके साथ एक बकरी को भी रखा गया था कि उसका ये भोजन है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था। और ये देखिए, ये फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, और यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, घोड़ा, गाय, भैंस, गेंडा और रेंडियर, बारहसिंगा और सुअर को गहरीले चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब ये आइए हम लोग देख लेते हैं कि एक नवपाषाणिक पुरस्कार क्या होता है। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक एक चतालहयुग तुर्की भी है, जहां दूर दराज स्थानों में कई चीजें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया में लाया गया चकमक पत्थर और लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान हो, इस समय एक पहिए वाले वाहन का विकास अभी तक नहीं हुआ है। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर किया करते थे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।